नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बात हुई बातों। जी हाँ, आपको जैसे मालूम है कि मैं हर एक एपिसोड में नए नए चेहरे लेकर के आता हूँ और नए शख्सियत लेकर के आता हूँ। आज मेरे साथ में मौजूद है पवन सैनी। जी हाँ, कल उन्होंने वोटिंग की है और अपने वोटिंग का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्कार नमस्कार। पवन जी, आपने वोटिंग दी। वोटिंग में कितनी प्रत्याशी निकालने थे? हमारे बादलों से 14 प्रत्याशी का। अच्छा कौन भाई, जिस पे आपने बिलीव दिया, जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया, आप आपको क्या अपेक्षाएं हैं? क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए अपने हल्के के लिए। हल्के के अंदर ना 5 प्रत्याशी थे। सबका मैनिफेस्टो अलग अलग था। कोई अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने चुनाव की लड़ाई लड़ रहा है, किसी को हुड्डा को जिताना है इसलिए लड़ रहा है। लेकिन जो भाजपा की मूलभूत बात है, वो अगर आप मैनिफेस्टो में देखो तो एक ही बंदा करता है, रमेश लाल। और दिक्कत ये है वो किसी बैक पार्टी से सपोर्टेड नहीं है बड़ी, तो वो एक इंडिविजुअल है, तो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो उसने हम उनको भी वोट नहीं कर पाए। हमने लेकिन डेवलपमेंट को वोट किया है। और दूसरी चीज है कि हम जिस रिलीजन से आते हैं, हमने उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए उस पार्टी को वोट दिया है जो इसके लिए काम करती है। हमने उस पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जो माइनॉरिटीज के ऊपर ही अपना पत्ते खोल के बैठे थे। देखो हाँ भाई, हरियाणा की राजनीति में अब भाजपा को क्या मानते हैं? बहादुरगढ़ शहर गेट पे ऑफ हरियाणा में, मतलब हरियाणा की शुरुआत एक तरीके से बहादुरगढ़ से होती है, जैसे मुंबई का गेट वे ऑफ इंडिया है, जहाँ से हर एक तरीके से इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, एक एंट्रेंस मानी जाती है। उसी तरीके से हरियाणा का गेट वे बहादुरगढ़ है। अब बहादुरगढ़ के साथ में विषय क्या है, बहादुरगढ़ 2 बॉर्डर शेयर होते हैं, एक जैसे एक तो दिल्ली का बॉर्डर, एक अपना हरियाणा का बॉर्डर, तो बॉर्डर समस्या बहुत ज्यादा रहती है इसके अंदर। दूसरी चीज, बहादुरगढ़ एक डेवलप सिटी है, हरियाणा की एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाली सिटी हो चुकी है, तो दिल्ली से टाइप से जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, तीसरा बहादुरगढ़ आता है। अब बहादुरगढ़ को इतना इंक्रीज करना है कि गुड़गांव फरीदाबाद को टक्कर दे सके। दूसरी चीज है, बहादुरगढ़ की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है रोड फैसिलिटीज। कुछ रोड जो जैसे बहादुरगढ़ से झज्जर जाने का मेन डिस्ट्रिक्ट घाट जाने का रोड है वो खराब है, तो लोगों की मेजर डिमांड वो है। दूसरी चीज, जो बहादुरगढ़ का आउटर रिंग रोड है, जो बहादुरगढ़ को बिल्कुल सर्कल कनेक्ट करता है, बाईपास रोड है, वो बहादुरगढ़ के हाफ एरिया में अपनी लाइन पर वो डेवलप नहीं है, तो उसको डेवलप करना। फिर दूसरी चीज, इसके जो अगर फर्दर सेक्टर्स आ रहे हैं वो किस हिसाब से स्टेबल होंगे, किस तरफ से बढ़ेंगे, उसके बारे में बात करना। तो ये थोड़ी नीड थी। कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जॉब सीकर के लिए, कि कुछ एमएनसी बहादुरगढ़ के अंदर आना। बड़ी कंपनियां नहीं है, फैक्ट्रियों में रिच है बहादुरगढ़, 8 से 10 हजार फैक्ट्रियां हैं बहादुरगढ़ के अंदर, लेकिन एमएनसीज नहीं है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं है, उनकी जॉब फैसिलिटीज आना। और उसके लिए जो बहादुरगढ़ के लोग हैं, खासकर जो बुजुर्ग तबका है, उनका दिमागी रूप से विकसित होना। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे एमएनसी आएंगी तो रात की जॉब से लेकर दिन की जॉब, उसकी टाइमिंग अलग होगी। तो जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनकी फैसिलिटीज बननी चाहिए। यहाँ पे कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे सेक्टर्स हो गए, अच्छी कॉलोनीज होगी। कुछ गाँव में आज भी पुराने रीति रिवाजों को माना जाता है कि रात को आना, निकलना, बंद करना, वो अभी भी चलता है। तो बहादुरगढ़ को इस तरह से डेवलप करना जैसे गुड़गांव हुआ, वहां पे बुजुर्गों का एक अपना रीति रिवाज है, वो अपना कहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर उनका इतना इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा पवन भाई, बहादुरगढ़ में प्रशासन द्वारा चुनाव में क्या सुविधाएं दी गई इन्होंने? सुविधाएं तो देखो, चुनाव में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिंपल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पर प्रॉब्लम नहीं होती है हरियाणा, यहाँ पे खून की गर्मी वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, तो हल्के बहुत दिक्कतें तो आती है प्रशासन को कई कई बेस पे। और प्रशासन ने तो अपनी 25 कंपनियां एक्स्ट्रा भेज रखी थी पूरे मैनेजमेंट के लिए। 2 दिन पहले से पूरा चौकअप था पूरा शहर, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या आएगी, ठीक है। बस ये है कि पार्टियों द्वारा थोड़ा कमजोर रखा जाए कि जो पर्चियां बांटी जाती है नॉर्मली इलेक्शन बूथ के लिए, तो वो घरों पे नहीं दी गई, वो वहीं पे ही जाना पड़ा सबको। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि आपके घर पे स्लिप आ जाती थी आपके इलेक्शन में, लेकिन इस बार 14 प्रत्याशी, 5 मेजर पार्टियां अपना चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन एक भी भाई घर घर जाके किसी को स्लिप नहीं देंगे। सब अपने आनंद में बैठे थे कि लोग ही आके अपनी स्लिप लेके जाएंगे, तो ले जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज थी। बाकी तो ठीक है, प्रशासन अपना काम करता है, पुलिस अपनी चाक चौबंद रखती है,
और तो उनका काम उतना है, वो तो करते ही हैं। और अब की बार जो प्रचार का अलग कुछ माहौल देखने को मिला है, इनको कैसा रहा? शुरुआत शीला आगे की नहीं होती, वो बाकी काम पे। अच्छा कौन भाई, फादुगढ़ के चुनाव में जितने प्रत्याशी मैदान में थे, उन्होंने अपना प्रचार किस ढंग से किया है? सबसे पहला प्रचार स्टार्ट हुआ था जो मेजर ने तगड़ा स्टार्ट किया शीला नफेराटी ने। तो शीला नफेराटी जी ने जो बलून्स लगाया, पूरे भाजपा के अंदर ना जो एयर बलून है सबसे ज्यादा उड़ाए गए। कम से कम 50 या 60 एयर बलून थे जो दूर से दिख रहे थे। फिर जो अलग अलग कंपेटिटर थे उन्होंने भी अपने एयर बलून लगाए, 1 2 5 जितने जितने श्रद्धालु मतलब जिसकी इतना पैड बैठी थी उतना में लगाए गए। दूसरी चीज थी जो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने बड़े बड़े नेता बुलाए, जैसे राहुल गांधी जी जो बहादुर को जानते नहीं होंगे रियली, लेकिन वो भी आए राजेंद्र जून की प्रत्याशी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि राजेंद्र जून जी के ऊपर एक सबसे बड़ा धब्बा जो लग रहा था बहादुर के अंदर, क्योंकि उनका घर बहादुर में ही है। वो सिर्फ 1 या 2 दिन आते हैं महीने में, और वो भी कभी कभार आते कभी कभार नहीं आते। तो लोग उनसे बहुत ज्यादा कट रहे थे इस चीज के लिए कि भाई कांग्रेस को हम वोट किस बेस पे दे, जो कि उनका जो एमएलए है वो बाजूड़ में रहता ही नहीं है, ना आता है तो काम क्या कराएगा। दूसरी चीज ऐसे बीजेपी के सबसे ज्यादा गद्दाफर लेकर था शिवराज सिंह चौहान, वो अपने प्रत्याशी दिनेश कौशिक के पक्ष में आके रैलियां करी। फिर इन्होंने रेलवे रोड पर एक ऐसा स्थान चुना जहाँ पे इन्होंने सबने अपना दम दिखाया। अलग अलग डेट पे अलग अलग जितने भी गांव है जो उनसे आपको रमेश लाल है उन्होंने अपनी खाप बुलाई, लाल खाप प्रॉपरली अपना समर्थन दिखा के एक रैली निकाली रेलवे रोड पे। नायब सिंह सैनी जी का आना था लेकिन वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके अल्टरनेट में जो नेता है उन्होंने अपनी रैली निकाली बीजेपी के लिए पक्ष में। राहुल गांधी ने रैली निकाली, शीला नफेराटी जी ने रैली नहीं निकाली, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो सब्जी मंडी है वहां पे अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया, मायावती जी को बुलाया और प्रॉपरली दिखाया कि मैं कितनी ताकत हूँ। ये 4 या 5 नेताओं ने अपने ऐसे ताकत दिखाई है और कोशिश करी है कि अपना 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 कहते हैं ना हरियाणा भाषा में अंदर के के दिखा दे कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। बाकी 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन हाँ इस बार के चुनाव में जो दमखम था और जो पैसा लगा है वो बहुत ज्यादा है। जैसे राजेश जी इन्होंने स्टार्ट किया था रेलवे रोड पे ये रैली निकालने का दमखम, और राजेश जी ने एक लौटे नेता है जो सिर्फ चुनावी टाइम से शुरू नहीं हुआ इस चुनाव के लिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से वो इसकी कोशिश कर रहे थे। चाहे वो, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने कई लोगों ने कहा कि फ्री बीज बांटते हैं, लेकिन चाहे वो लकी ड्रॉ हो, चाहे लोगों को कुछ गिफ्ट देना हो, चाहे वो चांदी के सिक्के बड़े पॉपुलर होते राजेश जी के वो देना हो, तो उस फिल्म से उन्होंने 1 से 1.5 साल तक से अपनी जनता को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले प्रत्याशी उन्होंने स्टार्ट किया था चुनाव का प्रचार, बाकी चुनाव के पास आते आते भाई सब अपनी रंग रंगते चले गए। जैसे इनादो का बीएसपी जैसे गठबोड़ जोड़ हुआ, तब से आपको पता है बीएसपी प्लस इनादो का सबसे प्रदर्शन एकदम से तेज हो गया। तो टक्कर ऐसी है भादौड़ के अंदर कि जो मेजर पार्टियां हैं बड़ी वो हल्की दबती दिखी प्रचार में, जबकि जो निर्दलीय हैं वो थोड़े ज्यादा ताकतवर दिखे उनके मुकाबले में। चाहे वो आप गांव चले जाओ, चाहे शहर चले जाओ, चाहे आप आसमान में देख लो, आप आसमान में जो बलून है उनके कलर देख के बता दो किसके ज्यादा दिखना है किसके कम दिखना है। अच्छा कौन भाई, ये जो रैलियां काफी बड़े पैमाने पे हो रही हैं और इसमें आम आदमी के तो क्या फर्क पड़ता है? रैलियों से ना चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जनता को पेश करके, पहली चीज। दूसरी चीज होती है जिसकी लहर जिसकी हवा, और जो लोग अपने आप को स्टेट में देखते हैं पार्टी तो पसंद आती है। लाइक किसी के लिए एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, किसी की पसंद आई, किसी को नई सरकार चाहिए, किसी को अपने काम कराने, किसी की वोट परसेंटेज कास्ट वाइज ज्यादा हो, इसका मैंने आपको बताया खापों का चलता है, दलाल खाप ने रमेश लाल को सपोर्ट कर दिया, तो वो लोग इतना नहीं सोचेंगे कि कौन कितनी रैली निकाल रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। दूसरी चीज रैलियों के अंदर ना सच्चाई आधी होती है। आप ये चीज सोच के देखो कि अगर रैली में 50,000 आदमी आ रहे हैं, लाख आदमी आ रहा है, तो वो इसलिए भादौड़ का है। कुछ लोग वोटों में बुलाए जाते हैं, कुछ लोग वोटों पे आते हैं, कुछ लोग समर्थन के सच में आते हैं दिल से। तो ये सब कॉम्बिनेशन होता है रैलियों में। रैलियों की दिखाई हुई जो भीड़ होती है ना, वो दमखम दिखाने में ठीक है, अच्छा लगता है कि भीड़ करके रोड जाम कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। आप ये मान के चलो कि आप ये जितने हूचुट चल रही, जितने भी साइलेंट चल रही थे प्रमोशन के लिए, क्या आम आदमी को परेशानी नहीं हुई? बहुतों को परेशानी है। रैलियां की तरह 5 पार्टी मैंने आपको मेजर बताई, मतलब 5 दिन की तो मेजर जो रेलवे रोड पे रैली निकली, जहाँ रेलवे रोड के दुकानदारों का जो
रोजी रोटी वो मारी नहीं गई, बिल्कुल मारी मारी गई तो क्या, उनको कोई पैसे देने वाला नहीं है। एक बात बताओ, दुकानदारों के लिए कोई सरकार पैसे नहीं देती, उनकी दिहाड़ी के वोट है, इतना ग्राहक आगे उतने जाएंगे। हाँ 5 दिन 1 महीने का इसका किराया होगा, उसको पता होता है कितना प्रेशर आया होगा। हाँ, दोनों सबसे रोड जाम कर दिया जाता है। तो रोड जाम, अब उस इतनी भीड़ वाले इलाके में सब आपको पता लगता है तो रैली निकलनी, आप क्यों जाओगे उस दुकान का सामान लेने? लेकिन अब अपना बाइक आउट कर दोगे, आपको कहीं रोहतक रोड पे जाना है, रोहतक रोड पे रैली जा रही है, आपको रोहतक जाना है बात दिल्ली से, तो आप रैली कैंसिल कर दोगे। तो ये चुनाव में नुकसान बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा होता है दुकानदारों का, जो डेली बसर वाले लोग होते हैं, जो डेली कमाई करते हैं। दूसरी चीज, जो रैलियों की भीड़ आती है, आपको पता हो भागलौर के अंदर फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया ना बाहर से आए बहुत सारे मजदूर होते हैं। लेकिन आप जब रैलियां होती है ना, आप कभी उन एरिया में जाकर देखो, वहां पे मजदूर आपको जरूरत दिखेगी। क्यों? वो कहाँ जाते हैं, 1000 500 700 पे खरीद के रैलियों में जा जाते हैं। जैसे एक पार्टी का हाल नहीं है, कई पार्टी का हाल होता है। आप जाके देखो, उनके पास कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं होते, बस खाना पैसे की बुकिंग वो चले जाते हैं और भीड़ इकट्ठी रहते हैं, चाहे किसी 40,000 हो, किसी 50,000 हो, किसी 60,000 होते हैं। बड़ा नेता आ रहा है, बड़े नेता की रैली के टाइम पे जैसे राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी जी के आने के टाइम पे अगर भीड़ नहीं है तो राहुल गांधी जी की इज्जत क्या बची? तो भी आसपास माधोगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर के लोग भी लाए जाते हैं ताकि भीड़ दिखाई जाए। आसपास के जो 31 गांव है उनको छोड़ के भी कई जो गांव है बादली वादी बस भी लोग लाए जाते हैं, भीड़ दिखाई जाए। ये नेता नाराज नहीं होना चाहिए ना, बड़ा नेता नाराज होने का क्या फायदा? उसको तो भीड़ चाहिए। राहुल गांधी छोटे नेता तो है ही अपनी पार्टी के, सबसे वरिष्ठ नेता है, अब वो आ रहे हैं तो उनके साथ में तो कम से कम 40,000 दिखना चाहिए। तो ये दिखावे की भीड़ है। भादुड़ के लोगों के मन में क्या है वो उस भीड़ से आप कभी नहीं जान सकते। ये भादुड़ का जो आदमी है ना, मोस्टली दिल्ली में काम करने वाला या दिल्ली रोजगार वाला आदमी, वो सुबह निकल जाता है, मोस्टली शाम को आता है, वोटिंग डेट दिन छुट्टी होती है उस दिन वोट दे देगा, अपना रोजगार छोड़ के कोई इलेक्शन के लिए बैठेगा। तो ये है भीड़ का जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। भीड़ जितनी भी हो वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा किसकी पार्टी में दम। अच्छा कौन हुई भादुड़ के जो आपने 5 प्रत्याशी जो बताए हैं, मान लीजिए एक ही करके उनका हम मकान करेंगे, अभी वो आएगा तो ये हमारे चेंज हो जाएगा, ये आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो उसके बारे में तो राजेंद्र जून को तो हमारी भादुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी 10-15 साल से देख रही है, तो मुझे नहीं लगता उनके जीतने आने से कुछ चेंज होने वाला है। वो चूंकि उनका जो प्रैक्टिकलिटी है वो ये है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है उनकी, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस से बहुत बड़े दिक्कत लेता है, रॉबर्ट वाड्रा से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बिजनेस तो पीछे वो दिल्ली रहेंगे, उनके आने जीतने आने से कोई इम्पैक्ट नहीं आना भादुड़ पे, जैसा चल रहा है ऐसे रहेगा। रहे 4, अब रहता है इनालो की बात। इनालो कम से कम 20 साल हो गए, 15 से 20 साल हो गए उनको, मतलब जो राजनीति है उसकी सत्ता पर, तो उनका फिर नफा सिंह राठी का जो कार्यकाल था वो एक उनका एक्सपीरियंस था, नफा सिंह राठी का। शीला राठी जी का एक्सपीरियंस अब सबके लिए नया है अगर वो जीतेंगे, क्योंकि वो किस हिसाब से संभालेंगी पूरे भादुड़ को, किस चीज पे फोकस करेंगी, वो सोचने वाले होगा। क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी आप देखो तो कुछ ज्यादा भी चीजें दिख रही है। वो जब जाती है तो एक न्याय की बात करते हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला, मैं उसके लिए लड़ गया। तो ये तो मैं मानता हूँ कि अगर वो जीती तो नफा सिंह राठी जी का जो केस था उस पर स्ट्रॉन्गनेस आएगी, उस पर कार्यवाही हुई, तो शायद कभी अभी थोड़ा दबा हुआ है। पर हाँ, लोगों के साथ क्या होना है, लोगों के जो असेंबली सीट है उस पर क्या क्या कार्य होना है उसका नहीं पता। ये हो गए 2 नेता। तीसरा है राजेश जून जी। अब राजेश जून जी के बारे में आप सोचोगे तो जो 1 साल एक आम पब्लिक की बात है, मैं जितना देखता हूँ लोगों का मानना है 1 साल में जितना फ्री दिया है तो कहीं से तो लेंगे। भाई आप अपनी जेब से पैसा देते हो तो सोच के देते हो, अगर 10 दूं तो 20 आए, ये आम आदमी की दिमाग होता है। तो कितना टारगेट होगा कितना नहीं होगा। और दूसरी चीज वो निर्दलीय है, अगर वो जीतते हैं तो किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा, बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय जीना चाहेंगे, तो ये उनके ऊपर सवाल है। चले रमेश लाल जीतते हैं, देखो उनका मैनिफेस्टो सबसे स्ट्रॉन्ग है, मैं आज भी बोलता हूँ भादुड़ के भले के हिसाब का मैनिफेस्टो देखो तो रमेश लाल का है। पर दिक्कत ये है उनसे लोग दिल से कनेक्ट कम है, तो जीतना उनका थोड़ा मुश्किल है। और अगर जीतते हैं तो वही सवाल उनके साथ भी जुड़ता है कि किस पार्टी से जुड़ेंगे, कांग्रेस से या बीजेपी से। ये हो गया 4। अब आते हैं आपकी बात बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश कौशिक से। दिनेश कौशिक मैनिफेस्टो तो बीजेपी भी चल रहे हैं, सबको पता है बीजेपी है,
और बीजेपी की जो असेंबली सीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है उनकी पार्टी की। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी चेन है, आप इसमें कभी भी मना दरखास्त नहीं कर सकते कि बीजेपी अपर सेगमेंट जो बोलता है वो उस हिसाब से ही वर्क करती आई है, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो या कुछ भी हो। हाँ जो भी है। तो दिनेश कौशिक जी लेकिन नया प्रत्याशी है, उनसे आम आदमी का लगाव कैसा रहता है कि वो कितनी सुनते हैं, कितना अवेलेबल रहता है, वो फैक्चुअल बात रहेगी दिनेश कौशिक जी का। तो ये पांचों पार्टी का है। यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं इसी बीच में कि एक पार्टी और आने की घुसने की कोशिश कर रही है हरियाणा के अंदर, वो है आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी को मैं एक बात बताऊं, 90 सीटों पे वो अकेले लड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें लगभग मेरे अकॉर्डिंग 70% सीटों की उनकी जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितना आप चाहोगे अगर देखोगे ना, आम आदमी पार्टी का नाम कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा। हरियाणा आदमी के अंदर तो सुनाई नहीं दे रहा। तो टोटल इस हिसाब से बड़ी पार्टी मैंने आम आदमी पार्टी का इसलिए लिया क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी है, हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पाएगी वो सक्सेस, क्योंकि इनालो जैसी पार्टी हरियाणा के अंदर काफी सालों से फेल हो गई है। और जेजेपी जो हरियाणा में 10 सीटें लेके आई थी, इस बार उनका भी सूत्रा साफ ही दिख रहा है लगभग। तो ये लगभग सिचुएशन दिख रही है हरियाणा के अंदर भी। अच्छा कौन है आपके आपके अकॉर्डिंग हरियाणा की मेजर पार्टी कौन सी? हरियाणा ना पांच चार या पांच पार्टियां और एक मेजर फेस में फंसा हुआ है इस इलेक्शन में। अब सबसे बड़ी पार्टी तो देश और हरियाणा की सबसे बड़ी वर्ल्ड की अभी बीजेपी चल रही है। सेकंड नंबर पे आपकी कांग्रेस है, थर्ड पे आईएनएलडी है, फोर्थ पे आपकी जेजेपी आ जाती है, फिफ्थ पे अभी एंट्री मारी है नई 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 लीग पे किसी बुलंद कर लो आम आदमी पार्टी ने। लेकिन छठा फेज जो मैं मेजर लेके चल रहा हूँ ना हरियाणा में इस इलेक्शन में, जो सबको पहली बार दिखा वो है निर्दलीय। क्योंकि ये कांग्रेस के साथ भी हुआ है, बीजेपी के साथ भी हुआ है। दोनों कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते हैं ना, जो उनको निकाल के अपनी पार्टी पे ऐसे कंटेंडर को वोट दे दिए गए, एमएलए फेस दे दिया कि भाई वो उनकी पार्टी में फेस सूटेबल नहीं हो रहा, और जो निकालने गए हैं वो निर्दलीय लग रहे हैं। जैसे भागवत का मैंने आपको बताया राजेश जो। तो अब ये चक्कर ना कई सीटों पे हो रहा है। तो छठा फेस एक तरीके से आप मान के चलो हरियाणा में निर्दलीय रहने वाले हैं, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी बन सकते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अगर बहुमत नहीं मिला तो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये बनने वाले हैं। दो चीज डिसाइड करेंगे, निर्दलीय और एक आपकी छोटी पार्टी है इनेलो जेजेपी। इनेलो इसलिए बड़ा फेस बनेगी क्योंकि इनके साथ में जो SC/ST ओबीसी का जो तबका है, बीएसपी का जो अपना कोर वोटर है, वो इनके साथ कनेक्ट हो चुका है। इनेलो वैसे अपने इंडिविजुअल फेस में आप चाहोगे ना, इनका डाउनफॉल अभी भी है, जिस हिसाब से इनका वोटिंग परसेंटेज डाउन होता चला गया अब भी है, बट जो बीएसपी का जो फेस जुड़ा है इनके साथ में, ये इनको पावर दे रहा है। और मैं अगर अकॉर्डिंग दिखाऊं तो मेरे को ऐसा दिखता है 5 से 6 सीटें इनेलो मुझे राज्य में निकालने के दमखम पे अभी दिख रही है, और एक सीट जेजेपी और 7 से 8 निर्दलीय बड़े ताकतवर दिख रहे हैं अपनी अपनी सीटों। अच्छा पवन भाई एक बात बताओ, हरियाणा की राजनीति में एक विनेश फोगाट ने एक नया चेहरा बन के आया है, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी है आपके पास? देखो विनेश फोगाट के बारे में ना मैं 2 कहावत बोलना चाहूंगा। एक तो काले कारनामों पर सफेद पर्दा, ठीक है, और एक जो घर का नहीं हो किसी का नहीं। अब ये 2 चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। देखो मैं उनके एथलेटिकल करियर पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छा खेल किया, सब कुछ करते हैं, और मैंने एक लाइन बोली काले कारनामों पे सफेद पर्दा, वो इसलिए क्योंकि जो ये आंदोलन हो गए थे ना, एक एथलीट का उसके अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। वो उस टाइम तक कोई कार्य करता नहीं थी किसी पे, ना वो किसी पार्टी की। दूसरी चीज, उन्होंने जो ब्रिजभूषण जी पे लगाए थे ना आरोप, अब वो ना सही साबित हुए ना गलत साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी क्लीन चिट, ना वो कोई रेप विक्टिम मिली अब तक। तो ये तो हो गया काले कानों में सफेद कपड़ा। अब दूसरी चीज आती है कि जो घर का नहीं हो किसी का नहीं। हरियाणा में परिवार की बहुत इज्जत हुआ करती है, आपको परिवार को माँ बाप की तो सबसे ज्यादा। हाँ। बाप को ना सरकार ने कहा देखा था हरियाणा में, अपने घर की सरकार उन्होंने जो कह दिया वो लेता है। और आप ये देख लो वो अपने घर की सरकार से अलग है। विनेश फोगाट जी के पिताजी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी 2028 तक कुछ भी करे, और उनका 8 तारीख को चुनाव वाले दिन भी ये यकीन हुआ है। लेकिन वो अपने बाप से हटके, उनके पिताजी का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा
भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे ने मेरी बेटी के साथ में ऐसी साजिश करी कि वो राजनीति में आ गई और उसका जो एथलेटिकल करियर है उसको खत्म कर दिया। तो आप ये सोच लो, हरियाणा के जो घर घर में फेमस चीज है कि जो बाप का नहीं हो किसी का नहीं, जो घर का नहीं हो किसी का नहीं, तो किस राजनीतिक पार्टी की हो जाएगी? जब उनके फादर खुले में बोल रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कहे पे वो राजनीति में आ गए हैं, और फिर इस बात को अपने फिर लड़की तो है ही वो अपने फिर फादर की है। और फादर से बड़ी चीज ये है वो उनके गुरु भी है। जो उनका करियर है, जो उनकी कुश्ती है, उनका जन्म कुश्ती का तो उसमें उनके फादर ने किया था। सबसे पहले कोच भी वही थे उनके। ना वो कोच की, ना वो अपने घर परिवार की। तो सिस्टमैटिक बात यह है, एज उनका जो पॉलिटिकल करियर है, मेरी तो उस पर टिप्पणी है। हाँ, एथलीट बहुत अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है 2028 में कॉम्पिटिशन मिला तो जीतते हैं। बट अब तुमको अपनी पॉलिटिक्स ज्यादा चिंता नहीं है तो देखो क्या होता है राजनीति में। राजनीति को ऐसी कीचड़ है जहाँ सब भूल जाते हैं, तो क्या पता वो डूब भी जाए और कीचड़ में डूब के मर भी जाए। अच्छा, मैंने सुना कि बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने उसकी मदद भी की और उसको पैसा भी कराया कुछ। मतलब बीजेपी के नेताओं ने लिखी थी, जो स्टेट लेवल पे जो मेडलिस्ट को अवार्ड मिल जाता ना, वो उनको दिया गया। 4 करोड़ रुपए का नाम उनको दिया गया तभी वो। अच्छा, एक और चीज आपको बता दो, जब जो चैंपियंस ओलंपिक्स गया थे, इसकी कमेटी ने उनको बोला गया था कि उस देश को हम आगे स्विस जो कोर्ट होती है वहां लेके जाते हैं। तो जो हमारी ओलंपिक्स की कमेटी गई थी ना इंडिया की तरफ से, उन्होंने कहा था उन्हें कि हम स्विस जो होता है ना कोर्ट, वहां पे इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो विनेश फोगाट का स्टेटमेंट अभी जो ऑफिशियली लीक हुआ है उसमें ये कहा गया है विनेश फोगाट द्वारा कि मैं कोई कंप्लेन रखना नहीं चाहती और मैं इसको नहीं खत्म करना चाहती। तो थोड़ा उनके इस चीज को प्रेरित करके आते हैं कि भाई अगर सरकार कह रही है तुम्हें कि हम कोर्ट में जाके इसके ऊपर फाइट करना चाहते हैं कि तुम्हें सिल्वर मेडल नहीं मिला तो या गोल्ड के लिए खेलने नहीं दिया गया तो तुम क्यों पीछे हो? देखो, खिलाड़ी होता है, चाहे गुजरात का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कहीं का हो। हाँ ना, हरियाणा के दूध दही का खाना नंबर हरियाणा है, खेल में भी नंबर 1 है। पर बात ऐसा होता है ना कि राजनीति क्यों अलग रखना चाहिए स्पोर्ट्स को अलग। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो राजनीति में आए हैं, हाँ बहुत आए और बहुत गए भी, और राजनीति को अपने हिसाब से तो खेल को अलग रखा है। तो यही है, मैं तो इतना कहूंगा, देखो मेरा खुद का परिवार है, हमारे परिवार में हमारे पिताजी की चलती है, बहुत सी 90% परिवार में पिताजी की चलती है। लेकिन हमारे जो समाज है वो ये कहता है जिसके घर में पिता के खिलाफत जाके तो काम कर ले तो भारत की थोड़ी कम इज्जत होती है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब ये 500 रुपए का सिलेंडर देने की सब पार्टी बात कर रही है, तीनों अब तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन जो 500 रुपए में आप एक चीज ला दी दो, एक घर में 12 सिलेंडर आने साल के, 400 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पैसा किससे जाना है? आम आदमी की टैक्स से। जो अब टैक्स आप पे डायरेक्ट नहीं लगने वाला, ये जो नॉर्मल जो होते हैं ना फल सब्जी, इस पे भी टैक्स नहीं लगने वाला। ये लगेगा जो आपके टैक्स आइटम्स होते हैं, जो आपके टोल्स होते हैं, पर नहीं, क्योंकि सरकार की जेब से कुछ नहीं आना। आम आदमी को क्या लग रहा है मेरे घर में 500 रुपए सिलेंडर सस्ता आएगा, अरे उसको ये नहीं दिख रहा बैक की चीजें कितनी महंगी होगी, मेडिसिन से लेके हर चीज। अब आप एक चीज बताओ, 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस की योजना स्टार्ट कर रखी है आयुष्मान, अभी भी बहुत सारे उसके बिल पेंडिंग है, करीब करीब कई हॉस्पिटलों का 2-3 करोड़ का खर्चा हो रहा है। अब ये कह रहे हैं 25 लाख का कर दिए, कहा थे 25 लाख मतलब 4 आदमी का अगर 25 लाख का इलाज हो गया तो ये कहा 1 करोड़ हो गए, 8 आदमी में 2 करोड़, कहाँ से लाएगी पैसा इतना? आप मैनिफेस्टो के अंदर एक नया रूल आना चाहिए। आप अगर कोई भी मैनिफेस्टो निकाल देगा तो औरतों को हम 2,500 देंगे, तो क्या नाम 5,000 देंगे, पेंशन हम 6,000 कर देंगे। अरे वृद्ध कितने हरियाणा में काउंटिंग है, दिव्यांग कितने हरियाणा में काउंटिंग है। अगर 10 लाख भी है, 6,000 से मल्टीप्लाई कर लो कितना पैसा बन गया, ठीक है। आप ये लगा के चलो 25 लाख, अगर आप पीछे ही में जाओ ना यार, देखो कितने लोग बीमार रहते हैं। प्राइवेट तो आपको पता है जाते बिल बनाने से मतलब है, जब उनको 25 लाख मिल रहे हैं आपको खांसी जुकाम पे में 10,000 खींच लेंगे। तो ये हिमाचल वाले हाल हो रहे हैं। आप याद रखना, यहाँ सरकारी आदमियों की सर्विस नहीं आनी आगे, क्योंकि ये जो इतना फ्री बांट दिया ना, अब ये बसें फ्री करती हैं कि भाई इधर से उधर आ रहे 1000 किलोमीटर की बस फ्री है। कब तक फ्री, कितना फ्री करोगे? अब ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया आपने, हेल्थ फ्री कर दी आपने, सिलेंडर फ्री कर दिया, अब ये सारा टैक्स आपके अंदर से निकलेगा। फिर आप कहोगे महंगाई हो गई।
तो महंगाई क्यों ना हो जब आपको फ्री का खाना है। तो फ्री के खाने में तो सर जी पिछले 2 साल के अंदर कई देश में बटी है। तो ये हमारे जो हरियाणा के लोग हैं ना, उनको खुद समझना चाहिए कि ये फ्री निकले कहां से। अब आप सरकार पेंशन नहीं देगी, नॉर्मल पेंशन जो सरकारी आदमी है उसको मिलेगी, विधवा पेंशन अलग मिलेगी। अब 3 से 6 हजार कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हर औरत को 2,500 मिलेंगे। हरियाणा के अंदर कितनी कम से कम 48% वोटर है वुमेन। अब 2,500 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 करोड़ का 48% कितना हो गया? 98 लाख। 98 लाख को 2,500 से मल्टीप्लाई करो, कितना बड़ा अमाउंट आता है। किसी को बिठा के पूछो उनके वरिष्ठ नेता से ये अमाउंट कहां से निकलेगा हरियाणा से। फिर कहां से रोड डेवलप होंगे, कहां से ब्रिजेस बनेंगे, कहां से पुल बनेंगे, कहां से RITS आएगी। आपकी हिसाब से क्या होना चाहिए? फ्री बीज बिल्कुल बनी। कमाने हो तो खाओगे, नहीं कमाए तो नहीं खाओ। मेहनत करो। हरियाणा के अंदर आप लोग ये कहते हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पर आप लोग ये कभी हरियाणा के अंदर जमीनों से कमाई भी बहुत होती है। हरियाणा के अंदर किराए का भी खर्चा बहुत बड़ा है। हरियाणा के अंदर खेती भी बहुत ज्यादा है। अब खेती को लोग रोजगार नहीं मानते, किराए को रोजगार नहीं मानते, नॉर्मल होटल जो बेकरी का काम करना है उसको रोजगार नहीं मानते, प्राइवेट जॉब्स को रोजगार नहीं मानते। हरियाणा एक लौता शहर है पूरे इंडिया के अंदर, यहाँ पे सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आर्मी में चाहिए। अगर ये पॉइंट पर सबसे ज्यादा बाइकआउट किया। लेकिन आप एक चीज बताऊं, मैं आपसे एक सिंगल सवाल पूछता हूँ, नॉर्थ इन हरियाणा पूरे देश के लिए सवाल है। अगर ये एक बच्चा है गरीब फैमिली का, BPL फैमिली जिसके पास पैसा नहीं है, अब उस बच्चे को एक प्राइवेट कॉलेज में 15-20 लाख की एक B.Tech की डिग्री करनी है। माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते 15-20 लाख, लेकिन वो अपनी 18 साल की एज में एक बार अग्निवीर में सिलेक्ट हो जाता है। तो 18 के बाद वो 4 साल की जब जॉब करके निकलेगा, 22 साल का, तो उसके पास कम से कम 15-20 लाख रुपए हाथ में होंगे। फिर वो अपने करियर पे उसको लगा सकता है, एक सपोर्टिंग हैंड बनना है अग्निवीर। लेकिन इसको दुष्प्रचार करके क्या दिखाया जाता है कि इनको परमानेंट नौकरी और पेंशन नहीं मिलेगी। तो भाई परमानेंट नौकरी पेंशन चाहिए तो हर एक को नहीं मिल सकती है। आप पूरे देश को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, और अगर आप डिजिटल होते जा रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप चाहते हो कि आपके जो पर्चे हैं आज भी पेन से लिखे जाए, आपकी पासबुक पेन से लिखी जाए, तो नौकरियों की कमी नहीं है जी। फिर आप UPI हटा दो ना, फोन पे क्यों करते हो? छोटो नोट लगी तो हाथ में घूमते। आपको अपने फायदे के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए, अपने फायदे के लिए जल्दी काम भी चाहिए, रेलवे स्टेशन की टिकट भी जल्दी कट जाए। लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी चाहिए। कहां से लाए सरकारी नौकरी? इतनी सारी नौकरियां होती है जी। नौकरियों को नौकरियों की इज्जत से देखना चाहिए, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर आदमी कमा के खा रहा है। तो ये चीज सरकार पे थोपना कि हमारी सरकारी। अभी क्या चल रहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा हरियाणा के अंदर, फेमस वर्ड है, पूरे इलेक्शन में चला है, खर्ची पर्ची। और ये फैक्चुअल बात है, ये स्टार्ट इन्हें के टाइम पे हुआ था। खर्ची पर्ची, खर्ची पर्ची क्या था कि भाई साहब आप अपने या तो जमीन का टुकड़ा दे दो या पैसा दे दो सरकारी नौकरी लगाने के लिए। अच्छा, ये इन्हें के टाइम पे हुआ था, अभय चौटाला जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, प्रॉपरली स्टार्ट हुआ था। फिर इसको कंटिन्यू किया गया था कांग्रेस के टाइम पे, और कांग्रेस के कुछ नेता हैं, मैं प्रॉपरली बोलना चाहूंगा, चाहे इसमें कांग्रेस जीता है बीजेपी जीता, मुझे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने खुद माइक पे बोला है कि अगर हम जीते तो खर्ची पर्ची वापस ले जाएंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, एक गरीब का बच्चा जो पढ़ लिख के कॉम्पिटिशन दे रहा है उसका हम क्या करें जब नौकरी खर्ची पर्ची करनी है। आपको अभी रिसेंट का स्टेटस बताता हूँ। मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करता, लेकिन बीजेपी कांग्रेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हुड्डा साहब का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा, उसने इलेक्शन के बीचों बीच में एक लेटर भेजा है SSC को, सिलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एक रिजल्ट आने वाला था नौकरियों का 12 तारीख को। उन्होंने लिख के भेजा कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक उसको डिले कर दिया जाए। अच्छा, क्यों किया गया? बहुत बड़ी बात है। क्यों किया गया? क्या उसके अंदर आप क्या करना चाहते हो? उस रिजल्ट के अंदर क्या छेड़छाड़ करना चाहते हो जो आपने उसको डिले करवाया? आप सोच के देखिए। तो ये अगर ऐसे खर्ची पर अब यूथ को फिर क्या करें? क्या जरूरत है किसको 12वीं कराने की, क्या जरूरत है फिर BA कराने की, क्या जरूरत है पढ़ाने की, जब नकली खर्ची पर्ची बनाओ, डायरेक्ट लगाओ ना। ऐसा पता गाँव में जाके आप खर्ची पर्ची का ढूंढ देखोगे तो आपको पूरा बस्ता दिखेगा। गाँव का हालात भी कहता है कि हमारे तो लड़कों की नौकरी लग रही, क्यों खर्ची पर्ची बंद होगी ना, तो हम किला बेच के नकली लगवा लिया करते थे, पुलिस में लग जाता था, कोई किसी में लग जाता, कोई किसी में। तो ये हरियाणा के अंदर एक अभिशाप बहुत बड़ा फैटा हुआ है खर्ची पर्ची का, और ये मुझे नहीं लगता कैसे खत्म होगा। शायद बीजेपी टाइम पे ये तो फैक्ट है, ये कम हुआ था, खत्म कैसे होगा? अगर वापिस से ऐसी सरकार आएगी जो खर्ची पर्ची को सपोर्ट करेगी तो कभी खत्म नहीं हो सकती। हरियाणा के चुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं, इनके मैनिफेस्टो किस अकॉर्डिंग में चल रहे हैं? क्या रोल किसी का होता है, पीठ का कोई वाला। तो बात ऐसी है, एक आपने सुना आयुष्मान योजना स्टार्ट की थी बीजेपी गवर्नमेंट ने। हाँ,
अब कोई कह रहा 10 लाख देंगे, कोई कह रहा 25 लाख देंगे, ठीक है। उज्ज्वला योजना पे भाई सिलेंडर जो, एक बात बताओ, सिलेंडर सस्ता किसको चाहिए? जो बीपीएल फैमिली है, बेसिक सी बात है। हाँ, आप सबको सस्ता देते फिरोगे तो जो आम आदमी है ना, इसकी जेब से पैसे जाना है। अब ये सब पार्टी कह रहे 500 का सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने कह रही है, ठीक है मानिए, सब पार्टी के साथ ही बेचारे को होना पड़ता है पूरे लगे। लेकिन अब ये जो 400 से ऊपर की जो सब्सिडी दे रहे हैं, ये 400 रुपए आप कहाँ से लाएंगे? इनकी जेब से तो आना नहीं है। तो पवन जी, 8 तारीख के बाद हम इस वार्तालाप को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम बिना तो ऑनलाइन ढंग नहीं कर सकते। अरे यार मैं अच्छा पवन भाई, हरियाणा की 4 मेजर पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा लगता है कि इस सीम के लायक है? हमारी सबसे पहले 2 छोटी पार्टी के बारे में बात करने लगा हूँ। जेजेपी 90 सीट लड़ नहीं रही है, लेकिन उनका सबको पता है दुष्यंत होने वाला है, ठीक है। अभय चौटाला इनेलो के, लेकिन वो उनकी पावर कितनी है, वो सीएम तक जाने वाली नहीं है। हाँ, डिप्टी सीएम का शायद इन लोगों में दम का मासल है, अगर ये सीटें ले आए, अगर किसी को बहुमत ना मिले। तो फिर आती है 2 बड़ी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। अब बीजेपी ने अपने जो पूरा उनका जो गणित है, इस हिसाब से तो जो उनके मैनिफेस्टो से लेकर उनका जो पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने बोला नायब सिंह सैनी को, पर पीछे से एक आग आती है, उसमें अनिल विज का नाम भी आता है। अनिल विज ने खुद बोला था कि भाई अगर जो पार्टी कहेगी तो मैं भी सीएम बन जाऊंगा। तो बीजेपी में एक दोनों पार्टी लिख रहा है, लेकिन मेजरली नायब सिंह सैनी का कि बीजेपी में ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती है, वो जो बोलते हैं वही कर देते हैं। ये फेस उनका दिखाया गया पूरे इलेक्शन में। कांग्रेस कांग्रेस में चुनाव के अंदर 3 सीएम फेस्ट हो गए हैं, और कह सकते हो आप 3 पोल चल रहे हैं। आपने कांग्रेस का जो पूरा चुनाव का समीकरण देखा और जितना भी उसकी रैली हुई, राहुल गांधी जी उन्हीं सीटों पे गए जो हुड्डा ने बुलाई, तो ताकत हुड्डा की दिखती है। शैलजा वहां से दमखम दे रही है। अच्छा, हुड्डा अपनी सीटों के अलावा कहीं पे भी चुनाव का प्रचार करने नहीं गए, शैलजा अपनी सीटों के अलावा कहीं प्रचार करने के लिए गई, और सुरजेवाला अपनी सीटों के अलावा कहीं नहीं गई। ये सबसे अलग समीकरण दिख रहा है, क्योंकि एक पार्टी के अंदर 3 गुट बन चुके हैं। अब कई लोग कह देते हैं कि शैलजा को हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम हुड्डा को चाहते हैं, क्योंकि वो जो जाट बेल्ट है, जाट बेल्ट अपना जाट सीएम लेना चाहती है। अगर जो ओबीसी और एससी जो बेल्ट है, वो चाहती है उसको, शैलजा को। और सुरजेवाला इस अध्यक्ष पद से लेना चाहते हैं, क्योंकि सुरजेवाला बहुत पुराने हो चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने जो जितना एक्सपीरियंस है, उस बेस पे अपने बेटे को, अपने आप को सीएम पद देने लगता हूँ। इस बेस पे पूरा चुनाव चला है। अब देखो सीटें आएंगी तो कौन सी पॉइंट होगा। कह सकते हैं कि इस चुनाव में घमासान हो चुका है, घमासान हो नहीं सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो, घमासान बीजेपी को छोड़ दो। देखो बीजेपी को छोड़ो था, छोड़ो बीजेपी में घमासान। अनिल विज बहुत टाइम से अपनी ताल ठोक पे आ गए कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। मनोहर खट्टर के बाद ये कुछ सोचा गया था सीएम बनाने का, और ओबीसी चेहरा दिखाने के लिए नायब सिंह सैनी को बना दिया है। और इससे थोड़ा जाट बेल्ट भी नाराज है, क्योंकि जाट बेल्ट को लगता है कि हरियाणा का सीएम सिर्फ जाट बना सकता है। ये बहुत ऐतिहासिक रूप से चलता आ रहा है। लेकिन अनिल विज फिलहाल तो थी, और कहा कांग्रेस का बीजेपी के साथ कोई दिक्कत है, इनके 2 फेस खुल गए। कांग्रेस के तो 3 फेस है। अब ये 3 फेस उस तरह से डिपेंड करते हैं कि तीनों फेस के नीचे कितनी सीटें आती हैं, कितने एमएलए उनके पास रहेंगे, तब वो इतनी ही स्ट्रॉन्ग ताल ठोक पाएंगे। शैलजा के पास 4 रहते हैं, हुड्डा के पास 3 रहते हैं, तो शैलजा की ताकत बढ़ जाएगी। और हुड्डा के पास 4 रहते हैं, शैलजा के पास 3 रहते हैं, तो हुड्डा की ताकत बढ़ जाएगी। और बाकी हाईकमान है जो राहुल गांधी, वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है कि कौन किसको दमखम देने वाले। तो हो सकता है कि जैसे कर्नाटक वगैरह ऐसा कुछ राज्य है, वहां पे उन्होंने डिप्टी सीएम 2-3 बनाएंगे। डिप्टी सीएम की ताकत नहीं चल रही है, डिप्टी सीएम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, दोनों तीनों पक्ष सीएम पे है। नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम को 2-3 उनको बना दे और एक को सीएम बना दे, ऐसा भी सकता है। अरे सर, लेकिन बात तो ये है ना, डिप्टी सीएम के लिए तो राजी होना होता तो शैलजा राजी होती, लेकिन शैलजा वोट देने के बाद भी सीएम की बात करी कि मुझे सीएम बनना है। हुड्डा वोट देने के बाद बोल रहा है कि मुझे सीएम बनना है, वो तीसरा फेज वहां से बोल रहा है कि मुझे सीएम बनना है। तो डिप्टी सीएम की तब बात होना, तो एक पक्ष पर डाउन हो,
इवन एक फेस पर ऐसा हो गया कि शैलजा ने भी कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार होगी। तो फर्स्ट आपको बताऊं कि शैलजा और हुड्डा को मिले 5 साल से ज्यादा होता है, आपस में फेस टू फेस बात करनी कहीं। तो कांग्रेस के अंदर कुछ ज्यादा घमासान है सीएम पद को लेकर। हाँ, जातिवाद कर सकते हैं। जातिवाद बिल्कुल कर सकता है। आपको पता है दूसरी जाट बहन चाहती है कि बहुत समय से उनकी फेस का सीएम नहीं बना है। तो वो चाह रहे हैं कि हमारी फेस का कैसे डाउन बढ़ा है। आप इस एरिया में आके देखोगे ना, बहुत बड़ी झज्जर के एरिया में आपको सिर्फ ये दिखेगा हुड्डा को सीएम बनाना है तो वोट दो। आपको एमएलए से मतलब नहीं, आपको किसी से मतलब नहीं, आपको हुड्डा को सीएम बनाना है तो वोट दो। और वो ऐसी साथ वो चक्कर बहुत ज्यादा है। हरियाणा में 25% जो समीकरण है ना जात का, वो बहुत मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। वो अपनी पावर शो करना चाहते हैं कि 10 साल से वो पावर शो हो नहीं पाई। वो एक तरह ताकत अटकी रह जाना, कमान से तलवार निकल नहीं पा रही है, लेकिन निकालने के लिए क्या है, सीटें चाहिए। सीटें अब 8 तारीख को बदल रहे हैं किसकी कमान से किसकी तलवार निकलेगी। जैसा कि आपने सुना मिस्टर पवन जी से, और मैं अब इजाजत चाहूंगा। तो पवन जी, हम मिलते हैं 8 तारीख को। और अब जो 8 तारीख के जो समीकरण आएंगे उनमें हमें काफी तथ्य मिल जाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे इस बातों ही बातों के प्रोग्राम में। धन्यवाद।